ठीक है, शुरू करें। चलो ध्यान देना यहाँ पे। हाँ, जो नया टॉपिक है चैप्टर नंबर 5, क्रिएशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। चार्जेस के ऊपर बात हो रही है, बीच बीच में दूसरे टॉपिक्स में भी रेफरेंस था, लेकिन अब डिटेल में हम डिस्कस करेंगे चार्ज क्रिएट करने का मतलब क्या होता है। वापस से एक बार बेसिक मीनिंग उसका समझ लेते हैं। कभी भी पर्टिकुलरली कोई कंपनी अगर डेट रेज करती है तो डेट रेज करते टाइम उनको चार्ज क्रिएट करने की जरूरत पड़ सकती है। आपने ये चीज़ सुनी होगी ना कि मतलब अगर कोई डेट रेज कर रहा है तो डेट के सामने कोई सिक्योरिटी देनी पड़ सकती है। सिक्योर्ड डेट हो गया, अनसिक्योर्ड डेट हो गया। अनसिक्योर्ड डेट में ये बातें बीच में नहीं आती, बिकॉज आप एज अ कंपनी जब डिबेंचर्स ऑफर कर रहे हो, पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हो, बैंक से लोन ले रहे हो, और अगर आप बोल देते हो कि अनसिक्योर्ड बोरोइंग्स है, दैट मीन्स हम आपसे पैसा मांग रहे हैं, लेकिन कल को अगर ये पैसा डूब गया तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको कितना रिटर्न कर पाएंगे या नहीं, उसकी कोई श्योरिटी नहीं है। तो इन दैट सिचुएशन दैट इज अनसिक्योर्ड। लेकिन अगर इन्वेस्टर्स या मनी लेंडर्स सिक्योरिटी मांग रहे हैं कि भाई बिना सिक्योरिटी के हम पैसा दे नहीं सकते, आपको कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा अपनी किसी असेट पे, कि अगर आप पैसा रीपे नहीं कर पाए तो हम कैसे आपसे रिकवर कर सकते हैं। तो फिर कंपनी ने बोला ठीक है, हम हमारी कोई असेट के ऊपर आपको राइट दे देते हैं कि असेट तो हमारी है, हम ही यूज करेंगे, पेपर्स भी हमारे नाम पे है, लेकिन आपके फेवर में एक चार्ज क्रिएट कर देते हैं। बाई चांस अगर हम डिफॉल्ट कर जाएं तो ये असेट को बेच के आप पैसा रिकवर कर लेना। तो इस चीज को क्या बोल रहे हैं, दैट इज क्रिएशन ऑफ अ चार्ज ऑन पर्टिकुलर असेट ऑफ अ कंपनी। आया समझ में? अब इसी टॉपिक के बारे में इस पूरे चैप्टर में बात होने वाली है। इसके रिगार्डिंग क्या लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, ये जो चार्ज क्रिएट होगा मतलब सब पेपर वर्क होना चाहिए। तो पेपर वर्क कैसे होगा, बीच में आरओसी का भी इन्वॉल्वमेंट आएगा, ये सारी बातें यहाँ पे हम एक एक करके देखने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन दी है, चार्ज को कैसे एक्सप्लेन किया वो देखो। अ चार्ज इज अ सिक्योरिटी गिवन फॉर सिक्योरिंग लोन्स, डिबेंचर्स by way of mortgage on the assets of the company. A company like a natural person can offer security for its borrowings. ठीक है, normally the debentures and other borrowings of the company are secured by a charge on the assets of the company, where both the existing and future is agreed to be made available as a security for the repayment of debt, and creditors have a present right to have it made available. There is a charge created. इसका मतलब आप चाहो तो आज रिकवर कर लो, आप चाहो तो फ्यूचर में रिकवर कर लेना। जब हमारी तरफ से डिफॉल्ट हो जाए तो आपके पास रिकवरी का राइट एनी पॉइंट ऑफ टाइम पे रहेगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम बोल सकते हैं कि असेट के ऊपर चार्ज क्रिएट हो गया। और हमने क्लियर भी कर दिया कौन सी टाइप ऑफ असेट है, क्या पर्टिकुलर कोई प्रॉपर्टी है, गुड्स है, मशीनरी है, प्रीमाइसेस है, जो भी है, जिस पे भी चार्ज क्रिएट किया होगा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो दैट इज क्रिएशन ऑफ चार्ज। उसके बाद लीगल राइट की जो बात हो रही है उसमें बोल दिया कि लीगल राइट है आपका एज अ क्रेडिटर कि आप क्लेम कर सकते हो। बट सपोज एक प्रैक्टिकल सिचुएशन, मैंने आपसे पैसा बोरो किया एज अ कंपनी, और पैसा बोरो किया है 5 साल के लिए, और मैंने आपको बोला है 5 साल तक मैं आपको इंटरेस्ट रेगुलर पे करता रहूंगा, देन आपका पैसा जो है वो रिडेम्पशन के टाइम पे आपको मिल जाएगा। अब मैं रेगुलर इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ और अभी तक मेरी तरफ से कोई डिफॉल्ट नहीं है, तो भी आप क्या प्रॉपर्टी पे अपना चार्ज एक्सरसाइज करके अपने नाम पे ट्रांसफर करवा सकते हो, या बेच के पैसा रिकवर कर सकते हो जो मैंने सिक्योरिटी रखी थी। सिक्योरिटी को क्लेम करने का राइट आपके पास एनफोर्सिबल तब होता है जब मेरी तरफ से पेमेंट में कोई डिफॉल्ट है। मैंने आपको प्रॉपर्टी बेचने का कोई प्रॉमिस नहीं किया था, मैंने बोला था पैसे उधार ले रहा हूँ वापस कर दूंगा। प्रॉपर्टी तो सिक्योरिटी के लिए दी है या उसके पेपर्स दिए हुए हैं, तो इन फ्यूचर तो मुझे पेपर वापस चाहिए और आप पैसा वापस लेके जाना। अब आपको ऐसा पैसों से ज्यादा प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट आ रहा है, बोले नहीं पैसे आप रखो, प्रॉपर्टी हमें दे दो, चलेगा ऐसा? मैं अग्री कर लूँ तो ठीक है, बट मैं अग्री ना करूँ तो आप फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि मैं आपके इंटरेस्ट के पेमेंट्स रेगुलर कर रहा हूँ और मैं अभी भी कमिटमेंट पे हूँ कि आपका पैसा आपको ड्यू डेट पे वापस मिल जाएगा। हाँ, ड्यू डेट पे ना वापस मिले तो वार्निंग देने के बाद आप वो कर सकते हो जो आप अभी करना चाहते हो, लेकिन एट प्रेजेंट ये एनफोर्सिबल नहीं है, क्योंकि वो ड्यूरेशन अभी डेट का चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। तो ये बात यहाँ पे क्लैरिफाई की। फिर सेक्शन 2 में चार्ज की डेफिनेशन आ गई, उसमें वही बात बोली जो अपन अभी देख रहे थे, वो आप रीड आउट कर सकते हो। बॉक्स में अगेन इंटरेस्ट, लियन, ये सब टर्म्स को डिटेल में समझाया मैंने। लियन वाला टर्म ऑलरेडी आपको 1-2 बार एक्सप्लेन कर दिया है, तो मैं वापस रिपीट नहीं कर रहा, सिर्फ आप उसकी लैंग्वेज को एक बार पढ़ के उसको रिलेट कर लेना, फिर से वो रिपीट है पॉइंट। बाकी जो नीचे समझाई चीजें, जनरल एक्सप्लेनेशन, सारी कंपनीज इस तरीके से ऐड करती है, दैट इज ओके, उसको जाने देते हैं। टेक्निकल पॉइंट्स है नहीं, आप सिर्फ रीड आउट कर लोगे चलेगा, इंट्रोडक्शन लिखने में काम आएगा और कुछ नहीं। अब चार्जेस जो क्रिएट हो रहे हैं ना कंपनी की असेट पे, वो 2 टाइप्स के हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। एक है फिक्स चार्ज, दूसरा है फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स चार्ज वाले का एक और भी नाम है, दैट इज स्पेसिफिक चार्ज। अब इसमें डिफरेंस क्या है बेसिक समझ लेते हैं। फिक्स चार्ज किसी पर्टिकुलर असेट पे क्रिएट होता है, जो एक स्पेसिफिक असेट है कि भाई इस असेट पे हमने चार्ज क्रिएट किया, जैसे भी ऑफिस बिल्डिंग या मेरा शॉप है, मैंने इसके ऊपर चार्ज क्रिएट कर दिया। तो मैंने आपको बोला ये मेरा ऑफिस है, मैं इसके पेपर्स आपके पास मॉर्गेज करवा देता हूँ, अगर बाई चांस फ्यूचर में मैं ना पे कर पाऊँ तो इसको बेच के जो पैसा आएगा उसमें से आप अपने डेट्स रिकवर कर लेना। स्पेसिफिक असेट मैंने आपके फेवर में
चार्ज क्रिएट कर दिया, तो इसको फिक्स चार्ज या स्पेसिफिक चार्ज बोलेंगे। उल्टा भी हो सकता है दूसरा ऑप्शन में, जिसको अपने बोलते हैं फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज नाम से पता चल रहा है फ्लोट करेगा। इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो आपको भी वही ध्यान रखना चाहिए, और लिखना भी हो तो वही लिखना, दैट इज इन्वेंट्री और स्टॉक। ये एग्जाम्पल आप ले सकते हो फ्लोटिंग चार्ज के लिए, बिकॉज वो आइडियल सिचुएशन है, एकदम प्रॉपर समझ में आ जाता है कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली। अब है ना, स्टॉक के ऊपर और इन्वेंट्री के ऊपर भी चार्ज क्रिएट हो सकता है। मतलब मेरे पास जो फिनिश्ड गुड्स की इन्वेंट्री पड़ी होती है ना गोडाउन में, जो मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, उस पर भी मैं चार्ज क्रिएट करके आपसे पैसा उधार मांग सकता हूँ। कंडीशन ये होती है कि मुझे उतनी इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ेगी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जितनी इन्वेंट्री के बेस पे मैंने आपसे पैसा उधार लिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे 20 लाख रुपीज बोरो कर रहा हूँ, तो मेरे पास गोडाउन में 20 लाख की इन्वेंट्री एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम होनी भी तो चाहिए। मैं आपसे इन्वेंट्री के ऊपर चार्ज क्रिएट करके पैसा उठा लूँ और सारी इन्वेंट्री बेच दूँ, तो फिर चार्ज सिक्योर्ड कैसे रहा? समझ आ रहा है? तो फ्लोटिंग चार्ज वाले केस में क्या होगा, अगर इन्वेंट्री पे चार्ज क्रिएट हो रहा है तो मेरी तरफ से एक कमिटमेंट रहेगा कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मेरे गोडाउन में मिनिमम 20 लाख रुपए की इन्वेंट्री होगी। कि कभी भी कल को अगर मैं डिफॉल्ट कर जाऊं तो वो स्टॉक आप अपने पोजीशन में लेके उसको बेच के पैसा रिकवर करके अपने डेट्स क्लियर करवा सको। तो ये एक कंडीशन मेरी तरफ से मुझे फुलफिल करनी है। बट इसमें बात ये है कि जो इन्वेंट्री 20 लाख रुपए की मेंटेन करने की बात हो रही है, मैंने आपसे पैसा 5 साल के लिए लिया है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, अगर मैंने 20 लाख के गुड्स बनाए और उसको एक कमरे में गोडाउन में लॉक करके रख दिया, बोला 5 साल तक ये गुड्स यहीं पड़े रहेंगे, ये इनकी सिक्योरिटी के लिए बनाए हुए हैं, तो उनको भी टेंशन नहीं, 20 लाख की इन्वेंट्री है, चलेगा ऐसा? कोई भी गुड्स है उसकी शेल्फ लाइफ होती है। जो गुड्स मैं बनाता हूँ उसकी शेल्फ लाइफ 1 साल की है, और मैंने उसको 5 साल के लिए गोडाउन में बंद करके रख दिया और आपको बता दिया, बोले देख लो ये गुड्स आपकी सिक्योरिटी के लिए रखे, आप टेंशन मत लेना। है कोई फायदा इसका? 5 साल तक वो गुड्स बचेंगे। 5 साल के बाद अगर मैं डिफॉल्ट कर गया, आप आओगे वो गुड्स लेने, जो गुड्स पूरे खराब हो चुके हैं, मैं बोला जो है आप ही ने रखवाए थे लेके जाओ, मिला आपका पैसा आपको वापस, सिक्योरिटी का पर्पस पूरा हुआ? नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में ये होगा कि इन्वेंट्री का रोटेशन चलता रहेगा। जो गुड्स बनाए वो बेचता जाऊंगा, नए वाले बनाता जाऊंगा, फिर उनको बेचूंगा, फिर और बनाऊंगा, वो रोटेशन चलता रहेगा। बट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मेरे गोडाउन में 20 लाख रुपए की मार्केट वैल्यू के गुड्स होने चाहिए, ताकि आपको कभी चार्ज क्रिएट करना है तो वो गुड्स जो लेटेस्ट अभी बने हुए हैं, जो इन्वेंट्री में पड़े हैं ना, आप उसको यूज करके बेच के अपना पैसा रिकवर कर सको। तो दैट इज अ फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग इसीलिए क्योंकि वो एक टाइप ऑफ असेट के ऊपर क्रिएट हुआ है, दैट इज इन्वेंट्री, बट उसमें जो स्पेसिफिक यूनिट है ना वो रोटेट होता रहेगा। पुराना वाला बिकता रहेगा, नया वाला इन्वेंट्री में आता रहेगा, फिर वो सेल होता रहेगा, फिर नया वाला आता रहेगा। बट ऑफिस बिल्डिंग में ऐसा हो सकता है क्या? ऑफिस बिल्डिंग में तो स्पेसिफिक चार्ज, वो बिल्डिंग वही की वही रहने वाली है, प्रीमाइसिस वही की वही रहने वाली है, तो फिक्स हो गया। लेकिन फ्लोटिंग में आपने इन्वेंट्री पे चार्ज क्रिएट किया, जो इन्वेंट्री रोटेट होती रहेगी, तो कोई स्पेसिफिक यूनिट अपने साइड पे नहीं रख सकते। यूनिट तो रोटेट होता रहेगा, लेकिन उतने रुपए की इन्वेंट्री हमेशा मेरे गोडाउन में रहेगी, तो आपकी सिक्योरिटी का टेंशन नहीं। तो ऐसे चार्ज को हम बोलेंगे फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स के कंपेरिजन में थोड़ा सा कम सिक्योर है, ऐसा हम बोल सकते हैं। रिस्क फैक्टर की बात करो तो थोड़ा रिस्क फैक्टर शायद बढ़ जाएगा, बिकॉज आपको अलाउ करना पड़ेगा कंपनी को कि वो उसको बेचे और प्रोडक्शन करे। कभी अगर इन्वेंट्री बिलो लेवल चली गई तो आपको टेंशन हो जाएगा। फिक्स्ड वाले में वो प्रॉब्लम नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं ज्यादा फेवरेबल आपके लिए एज अ मनी लेंडर फिक्स चार्ज होगा। फ्लोटिंग में थोड़ा सा रिस्क फैक्टर हो सकता है, इन बिटवीन बात आ सकती है। तो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड के बीच में कहीं ना कहीं फ्लोटिंग आ गया, आप ऐसे भी बोल सकते हो अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्लियर? तो ये पॉइंट, तो टाइप्स ऑफ चार्ज मैंने आपको बताया, वही नीचे एक्सप्लेन किया है, फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज, एक्जैक्टली जो मैंने आपको बोला। आपको 2 मिनट लेके अभी इसकी लैंग्वेज पढ़नी है, तो एक बार आप रीड आउट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इस पेज पे जितना भी है ना एंड तक वो पढ़ लो, आगे नेक्स्ट पेज पे जो है फिर मैं आपको समझा देता हूँ। फिक्स चार्ज वाले में कोई कंफ्यूजन, लैंग्वेज में कोई डाउट? तो क्रिस्टलाइज्ड वाला एक पॉइंट आपको फ्लोटिंग में मिलेगा, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। उस पॉइंट को इग्नोर करके आप बाकी मीनिंग पढ़ लो। क्रिस्टलाइज्ड वाला एक टर्म है ना, वो मैं समझा देता हूँ, अलग कंसेप्ट। चार्ज होल्डर्स गेट प्रायोरिटी का मतलब जिनके फेवर में चार्ज क्रिएट हुआ है, तो अगर वो असेट जब बेची जाएगी तो पहला पैसा उनको मिलेगा। अगर और भी लोगों के अनसिक्योर्ड वालों के ड्यूज बाकी है, एक कॉमन सेंस वाली बात है, कंपनी की सारी असेट्स हैं, अगर कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है तो सारी असेट बेची जाएगी। तो जो अनसिक्योर्ड वाले हैं उनको ऐसा थोड़ी बोलते हैं कि आपको तो हमको पैसा वापस करने की जरूरत ही नहीं, आपका तो नुकसान पक्का है, ऐसा नहीं होता। अनसिक्योर्ड वालों में ये हो गया कि आपको पैसा मिलेगा, ये कितना मिलेगा नहीं मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन पैसा होगा तो देंगे ना। ऐसा थोड़ी है कि कंपनी डूब जाएगी तो आप तो भूल जाओ। अनसिक्योर्ड है मतलब टोटल रिस्क है, बैड डेट के बराबर मान के ही चलो, तो फिर कोई पैसा देगा ही क्यों। सिक्योर्ड वालों को बेनिफिट ये होता है कि बाकी लोगों से पहले पैसा हमें मिलेगा, क्योंकि हमारे लिए एक प्रॉपर्टी रिजर्व रखी है।
तो जब बेचेंगे प्रॉपर्टी उसमें से पहले आपको पैसा दे देंगे, अगर उसके बाद और पैसा बचता है तो फिर अनसिक्योर्ड वालों को आगे भी पे करेंगे ना। तो चार्ज जिसके फेवर में क्रिएट हो रहा है उसको प्रायोरिटी मिल रही है, जैसे इक्विटी प्रेफरेंस में होता है, सेम वैसा हो गया कि आपको प्रायोरिटी मिल रही है, बट प्रेफरेंस में कोई चार्ज क्रिएटेड नहीं होता। ये तो ऐसा है कि इक्विटी से पहले तो एक रिस्क आपका कम हो गया, लेकिन यहाँ तो ऐसा है कि सिक्योरिटी मतलब गारंटी है, बाकी सबका पैसा डूब सकता है, आपका नहीं डूबेगा क्योंकि आपके लिए एक असेट रखी हुई है, उस सेंस में बोला है। ठीक है, और कुछ पॉइंट में डाउट? फिक्स्ड में, फ्लोटिंग में रीड कर लिया मीनिंग आपने, बेसिक दोनों चीज समझ में आ गई, आगे बढ़े तो। अब उसमें जो क्रिस्टलाइज्ड वाला वर्ड लिखा है ना फ्लोटिंग में, वो पॉइंट वहीं से कंटिन्यू करके कंप्लीट करा देता हूँ। टॉपिक है आगे थियरी में दिया भी हुआ है, आपको मिलेगा, देखो नेक्स्ट पेज पे, पेज 160 पे ही है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज मिला 160 पे, एक पेज छोड़ के ही है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज। ये उससे कनेक्टेड चीज है, मीनिंग समझा देता हूँ। क्रिस्टलाइज करने का मतलब क्या है? नॉर्मली अगर आप क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस समझो तो ये उससे रिलेट हो जाएगा। क्रिस्टलाइज जैसे पानी नहीं होता है, बर्फ जमा रहे हो ना रेफ्रिजरेटर में, वही चीज हो गई। तो पानी जो है ना वो फ्लोटिंग चार्ज के बराबर हो गया, फ्लोट कर रहा है, आपने उसको फ्रीज करके आइस क्यूब्स में कन्वर्ट कर दिया ना, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन, वो वही प्रोसेस है। यहाँ पे भी आप यही कर रहे हो। इन्वेंट्री पे जो फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट हुआ था, वो फ्लोटिंग चार्ज तो फ्लोट ही कर रहा है ना, इन्वेंट्री रोटेट हो रही है, पुरानी वाली बिक रही है, नई वाली बन रही है, वही प्रोसेस है। जिस पॉइंट पे क्रेडिटर्स को या मनी लेंडर्स को दिखने लग गया कि कंपनी डिफॉल्ट की तरफ जा रही है, उस पॉइंट पे वो आ जाएंगे अपना चार्ज क्रिएट करने कि बस अब ये इन्वेंट्री का सेल रोक दो, इतनी इन्वेंट्री हमारे लिए रिजर्व कर दो, क्योंकि आप पैसे रीपे नहीं कर रहे हो, इंटरेस्ट पे करना आपने बंद कर दिया, ड्यू डेट आ गई, हमारे फंड्स वापस नहीं आ रहे, तो अब ये इन्वेंट्री जो आपके पास है इसको साइड पे रखो, इसको बेच के अपना पैसा हम रिकवर करेंगे और हमारे ड्यूज क्लियर करवाएंगे। तो आपने क्या किया, फ्लोटिंग चार्ज जो अभी तक इन्वेंट्री पे फ्लोट हो रहा था, आपने उसको यूनिट स्पेसिफिक करके फ्रीज करवा दिया कि ये यूनिट अब नहीं बिकेंगे, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। इसको ऐसे ही बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ अ फ्लोटिंग चार्ज इनटू फिक्स चार्ज, क्योंकि अब तो फिक्स हो गया ना कि ये स्पेसिफिक यूनिट है जिनके ऊपर हमारा चार्ज क्रिएटेड है, अब आप इसको बेच नहीं सकते, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। तो ये प्रोसेस है कन्वर्जन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज इनटू फिक्स चार्ज, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। वो लैंग्वेज में वहाँ पे लिखा भी हुआ है, पीछे जो टॉपिक है ना 160 पे वहाँ पे है, तो उसमें से वो बात रिलेट हो जाएगी। क्योंकि ये टर्म यहाँ पे आया तो मैंने आपको लिंक करवा दिया कि एग्जैक्टली है क्या। तब तक फ्लोटिंग चार्ज ना डोरमेंट रहता है, इनएक्टिव रहता है। फ्लोटिंग चार्ज एक्टिवेट तभी होता है जब कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन आ जाती है और क्रिस्टलाइजेशन की तरफ आप जाते हो, तो फिर वो एक्टिव हो जाता है, इस सेंस में ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्लियर, फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग पूरा कंप्लीट। नेक्स्ट पेज पे आओ, 159 पे जो टॉपिक है ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस ऑफ चार्ज। इसमें कुछ अलग अलग कंडीशंस है, इस पे भी हम बीच में बात कर रहे थे, फर्स्ट चार्ज, सेकंड चार्ज, अगर आपको कुछ याद हो, कंपनीज एक्ट में अपन डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहले बोला है पेरी पासू चार्ज। पेरी पासू मतलब इक्वल रैंकिंग, यही प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ जिसपे मैंने चार्ज क्रिएट किया आपके फेवर में। अब वो वैल्यूज के बेस पे हमने एग्जांपल लिया था, 50 लाख की प्रॉपर्टी है, 20 लाख रुपए आपसे उधार मांग रहा हूँ, प्रॉपर्टी एक ही है मेरे पास, तो यही गिरवी रखूंगा, लेकिन प्रॉपर्टी की वैल्यू आपके डेट के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है, समझ आया? तो आपके फेवर में चार्ज क्रिएट कर दिया, अब मुझे इसी प्रॉपर्टी के बेस पे और किसी से पैसा उधार लेना है, 10 लाख रुपए और बोरो करने हैं, दैट इज सेकंड बोरोइंग। इसी एसेट पे मैं चार्ज क्रिएट करवाना चाहूँ तो करवा सकता हूँ। अब अगर ये चार्ज पेरी पासू नेचर का है तो इसका मतलब ये है कि आप और वो सेकंड चार्ज होल्डर के जो पावर्स है वो इक्वल है जब रिकवरी की बात आएगी। तो अगर फ्यूचर में ये प्रॉपर्टी को बेच के पैसा वसूल करना पड़ा, आपका कितना अमाउंट है 20 लाख, सामने वाले का कितना है 10 लाख, टोटल 30 है ना। सपोज मान लेते हैं कि मार्केट उस टाइम पे बहुत खराब है और 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी को जब बेचने गए आप तो 25 लाख रुपए ही मिले। अब ये 25 लाख में से आप दोनों को पे ऑफ करना है ना, 20 + 10, तो ये 25 लाख रुपीज प्रपोर्शन में बटेगा, क्योंकि ना आप सुपीरियर हो ना वो सुपीरियर है, दोनों एक लेवल पे। तो ऐसा नहीं बोल सकते 25 में से कि पहले 20 हमारे दे दो बाकी उनको 5 दे दो, ऐसा नहीं। वो बोलेंगे कि 25 लाख को 2:1 में बांटो और जो 2:1 में 2 वाला रेशियो है वो आप लेके जाओ, 1 वाला हमें दो, समझ आ रहा है? तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा लॉस होगा, पूरा अमाउंट आपका भी रिकवर नहीं होगा, पूरा उनका भी नहीं होने वाला, क्योंकि 30 लाख बाकी और 25 तो आए हैं, तो नुकसान तो दोनों को ही झेलना है उसी रेशियो में जिस रेशियो में उन्होंने मनी लेंड किया था। तो ये पेरी पासू चार्ज का इफेक्ट है। ऐसे दूसरे ऑप्शंस भी तो हो सकते हैं कि चार्ज कैसे क्रिएट होगा। ठीक है, सेकंड वाला ऑप्शन देखो, एक्सक्लूसिव चार्ज। एक्सक्लूसिव चार्ज में आप लोगों ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि इस प्रॉपर्टी के फेवर में और किसी के या किसी और के फेवर में इस प्रॉपर्टी पे आप चार्ज क्रिएट नहीं करोगे, हम ही एक्सक्लूसिव चार्ज होल्डर रहेंगे जब तक हमारा पैसा वापस नहीं मिल जाता। ये आपने मेरे साथ कंडीशन रखी थी, तभी आपने पैसे दिए। अब अगर मैंने कंडीशन मान के आपसे पैसे लिए तो चार्ज का नेचर क्या हो गया, एक्सक्लूसिव, और किसी के फेवर में मैं ये एसेट पे चार्ज क्रिएट नहीं कर सकता, एक्सक्लूसिव चार्ज। तीसरा पॉइंट, फर्दर चार्ज। फर्दर में ये एक अलग कॉम्बिनेशन,
इसमें आपने ये बोला कि सर ठीक है 50 लाख की प्रॉपर्टी, हमने तो 20 लाख रुपए दी, हम भी समझ रहे हैं प्रैक्टिकल है, बट आप अगर इस प्रॉपर्टी पे और कोई चार्ज क्रिएट करते भी हो ना तो पेरी पासू मत करना, सेकंड चार्ज क्रिएट करना। इसका मतलब इन फ्यूचर अगर इस प्रॉपर्टी को बेचा जाएगा तो जो पैसा आएगा ना, पहले हमें अपना 20 लाख मिलना चाहिए, बाद में जो बचा वो आपको जिसको देना है देते रहना, हमें फर्क नहीं पड़ता। ये हमारी कंडीशन है, समझ आए? तो अगर जो मैंने एग्जांपल लिया ना 25 लाख वाला, अगर ये चार्ज होता फर्दर चार्ज, तो इसमें आप सेफ रहते। 25 लाख रुपए आए ना, फर्स्ट चार्ज तो आपके फेवर में क्रिएट हुआ था, तो पूरे 20 लाख आपको मिलते, और जो सेकंड चार्ज होल्डर था ना 10 लाख वाला, उसको कितने मिलते? सिर्फ 5। फर्क समझ आ गया? तो पेरी पासू में कहीं ना कहीं आप रिस्क पे हो। एक्सक्लूसिव और फर्दर चार्ज में अगर आप फर्स्ट चार्ज होल्डर हो आप रिस्क पे नहीं हो। एक्सक्लूसिव में तो आप ही हो, और फर्दर वाले में अगर आप फर्स्ट चार्ज होल्डर हो तो आप सेफ हो, सेकंड वाले पे रिस्क है। तो ऐसे ऑप्शंस हो सकते हैं कि चार्जेस जब क्रिएट होंगे तो उसमें क्या कंडीशंस आ सकती है। आ गया समझ में? क्लियर हुआ? तो पेरी पासू, एक्सक्लूसिव एंड फर्दर चार्ज, ये 1 मार्क में तीनों पॉइंट्स पूछ के 3 मार्क का क्वेश्चन भी बना सकते हैं, क्योंकि जिस स्टूडेंट को इसके बीच का डिफरेंस नहीं पता होगा ना, वो तीनों में फिर एक ही जैसा लिखेगा। तो क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है, तो 3 पॉइंट्स पे एक आंसर बना सकते हैं। उनके पास पूरा फ्रीडम है ना, वो 2 मार्क का क्वेश्चन पूछे आपको या 8 मार्क्स का, उसके बीच में कोई भी वेटेज हो सकता है, और क्वेश्चन बनाने के लिए वो कैसे भी बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें पॉइंट पता होना चाहिए बस, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसके बाद आपको कुछ केस लॉस दिखेंगे, ये मॉड्यूल में थे तो मैंने एज इट इज कवर कर लिए। अब इसमें इन्होंने अलग अलग एग्जाम्पल्स देके आपको वही फिक्स चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज समझाया, तो आप इसको घर पे जब रीड करोगे तो आप पढ़ लो, शॉर्ट में स्टोरी समझ लो, केस का नाम, पार्टीज के नाम, ईयर कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, वो सेम रिपीट होगा भी नहीं। वो लोग इसी केस को मिस्टर ए, मिस्टर बी, एबीसी लिमिटेड करके पूछ लेंगे, बट स्टोरी पता होगी ना तो याद आ जाएगा ऐसा कुछ पढ़ा था, तो उस सेंस में आप फिर जल्दी उसको एक्सप्रेस कर पाओगे, उतना ही इनफ है। तो ये आप एक बार होमवर्क में नोट करके रख सकते हो। चैप्टर के एंड में मैं पूछ लूंगा, अगर आपको कुछ क्वेरी होगी उसमें तो डिस्कस करवा दूंगा, या भले कल देख लेंगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट आंसर क्रिस्टलाइजेशन वाला, ये लास्ट पॉइंट कवर कर लेता हूँ, क्रिस्टलाइजेशन और उसका इफेक्ट, क्योंकि अभी अपन इसके ऊपर बात कर ही रहे थे। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज क्या है, मैंने आपको जस्ट अभी बोला, उसी पॉइंट पे यहाँ पे लैंग्वेज दे रखी है, स्टार्टिंग में देख लो। अ फ्लोटिंग चार्ज अटैचेज टू द कंपनीज प्रॉपर्टी जनरली एंड रिमेन्स डॉर्मेंट टिल इट क्रिस्टलाइजेज और बिकम्स फिक्स्ड। तब तक डॉर्मेंट रहेगा जब तक आप उसको एक्सेस करने के लिए या एनफोर्सिबल नहीं करोगे, तब तक वो डॉर्मेंट रहेगा। कंपनी हैज अ राइट टू कैरी ऑन इट्स बिजनेस विद द हेल्प ऑफ असेट्स ओवर विच अ फ्लोटिंग चार्ज हैज बीन क्रिएटेड टिल द हैपनिंग ऑफ सम इवेंट। जैसे मैंने बोला, इन्वेंट्री बनाओ, बेचो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन उतनी इन्वेंट्री मेंटेन करते रहो जितना चार्ज क्रिएटेड है। रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर कुछ है ही नहीं, आप रोटेट करते रहो इन्वेंट्री, कोई गुड साइड पे रखने की जरूरत नहीं है, तो वो भी क्लैरिफाई कर दिया। फ्लोटिंग चार्ज क्रिस्टलाइज कब होगा, फिक्स कब बन जाएगा, वो बोला जब कंपनी लिक्विडेशन में जाएगी, जब कंपनी का बिजनेस करना वो बंद कर देगी, जब क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर्स एनफोर्स करने का स्टेप लीगली लेना स्टार्ट कर देंगे, या फिर जो डीड में इवेंट लिखा था कि इस इवेंट के होने पे हम क्रिस्टलाइजेशन शुरू कर देंगे, तो वो इवेंट अगर हो गया तो भी वो एक्शन ले सकते हैं। जैसे होगा कि भाई 2 इंटरेस्ट पेमेंट डिफॉल्ट अगर हो गया, आपने 2 बार आपने बैक टू बैक डिफॉल्ट कर दिया ना, हम उसके आगे रिस्क नहीं लेंगे, हम फ्लोटिंग चार्ज को फिक्स में कन्वर्ट करवाने का प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। ट्रिगर पॉइंट है, इंडिकेशन है कि अब एक्शन नहीं लिया ना तो पैसे डूब जाएंगे, उस सेंस में, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट था क्रिस्टलाइजेशन को लेके। इवन जो अंदर बॉक्स में आपको केसेस दे रखे हैं वो उसी बात को एक्सप्लेन करते हुए एडिशनल पॉइंट्स है, टेक्निकली कोई नया पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो वो आप रीडिंग में साथ में कवर कर सकते हो। क्रिस्टलाइजेशन का इफेक्ट क्या है मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता ही दिया, दैट इज ऑल्सो डन, रिपीट है। तो पोस्टपोनमेंट और ये सब पॉइंट्स जो है वो आज नहीं है, आगे कुछ देख लेते हैं जो खत्म करा सकता हूँ तो ठीक, अदरवाइज एंड करते हैं। आगे फिर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, इतना ही रखते हैं, फिर नया टॉपिक स्टार्ट होगा ना वो कल से ही लूंगा, बस इनफ है।